हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडुकेयर हब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है लाइट, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देख पाते हैं अपने आसपास के वातावरण में, उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट मतलब कि प्रकाश। ठीक है, अब हम जानेंगे मिरर के बारे में। उसके पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक स्फेयर गोला ले रखा है। ठीक है, अगर गोले से हम इतना पार्ट काट लेंगे, इतना है ना, ये वाला पार्ट हम काटना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये पार्ट हम काटेंगे तो ये इतना पार्ट ये अवतल लेंस जैसा दिखेगा, है ना, जिसके बाहर भाग पे सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होगी। और हमको पता है जिस वाले पार्ट पे कुछ भी परत चढ़ी होती है उसके उल्टे वाले भाग पे सारी घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि इसके अंदर वाले भाग में सारी घटनाएं घटित होंगी। ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, सॉरी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और ऐसे ही अगर हम इसके ये वाले भाग को काट लेंगे, इतना ये भाग काट लेंगे तो ये उत्तल दर्पण बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण बनेगा तो इसके भीतर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होगी। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं होंगी वो उसके उल्टे वाले भाग में होंगे। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको कानकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, पोल। पोल किसे कहते हैं? जिस गोले से हमने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण काटा है उसके मिड पॉइंट को, उसके बीच के बिंदु को, मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम पी, पोल कह देते हैं। पोल को पी से लिखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ध्रुव क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द स्पेयर, गोले का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बीच का बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मिड पॉइंट होता है। हाँ, इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट होता है। आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता केंद्र। देखो, जैसे किसी भी गोले से हमने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कुछ भी काटा है तो उस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस वाले इस गोले की ये त्रिज्या है और इस वाले गोले की त्रिज्या ये है। ठीक है, तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, मतलब कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र में क्या लिखेंगे, जिस गोले से हमने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण काटा है उसका सेंटर ही वक्रता त्रिज्या होता है, सॉरी वक्रता केंद्र होता है। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जैसे उत्तल दर्पण तो यहाँ पे पोल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे पोल हो जाएगा। ठीक है, पोल, जिसे इसका पोल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी जिसको हम आर से लिखेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगी जिसको हम आर से लिखेंगे, सॉरी, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते थे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, यहाँ पे हमने गोले का मध्य बिंदु लिख दिया, गोला नहीं यहाँ पे होगा, दर्पण होगा, गोला नहीं दर्पण होगा, दर्पण का मुख्य बिंदु, है ना। यहाँ पे देखो क्या समझा कि दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण, दर्पण या मिरर। ठीक है, आगे है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, जिस गोले से हमने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण काटा है ना, वहां से होकर गुजरने वाली लाइन। ठीक है, वहां से होकर गुजरने वाली लाइन ही मुख्य अक्ष होती है। जैसे मान लेते हैं ये लाइन को हम यहाँ से मुख्य अक्ष से सेंटर से होता हुआ यहाँ तक आ जाती है तो यही प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, यानी कि मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, बोलेंगे
पोल और सेंटर से गुजरने वाली रेखा ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। कहेंगे पोल, क्या कहेंगे, पोल और मुख्य अक्ष, पोल और वक्रता के, सॉरी, मुख्य और पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में। अब हम आगे जानेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, मतलब मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम फिर से एक स्फीयर बना लेंगे, माने गोला बना लेते हैं, ये, ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, बताया था हमने, है ना, और यहाँ पे कहीं पे पोल होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं, अगर ये इसको अवतल लेंस मानेंगे इतना, ये है ना, तो ये पोल हो जाएगा, और ये पूरी दूरी, और सेंटर से पोल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस को इक्वल टू पार्ट में जब काटा जाता है, मान लेते हैं ये पूरा 10 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है तो इसको 2 और 2 के भागों में काट देते हैं। ये दूरी और ये दूरी आपस में अगर बराबर होती है तो यहाँ पे एफ होता है, और एफ किसको कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कहते हैं। एफ किसको कहते हैं, इसको हम मुख्य फोकस एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगर देखो एक चीज समझना यहाँ ध्यान से, अगर हम कहें कि सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है ना, सेंटर ऑफ रेडियस होता है, अगर इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर कहें, है ना, तो पोल से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी को, इतनी दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतनी ये एफ, एक बार और एफ, मतलब कि आर जो होता है एफ, मतलब कि फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 2f, आर इक्वल्स टू 2f कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 2f के बराबर r होगा, तो f इक्वल्स टू r/2 होता है, f इक्वल्स टू r/2 होता है। यह भी एक फार्मूला है जो आगे न्यूमेरिकल्स में खूब यूज होता है। ठीक है, r इक्वल्स टू 2f का है या f इक्वल्स टू r/2 का है। अगर यहाँ तक बात समझ जाती तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण ये होता है जिसके बाहरी साइड में सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होती है। हमने देखो पहले भी बताया था, जिस साइड में परत चढ़ी होती है उस भाग में घटनाएं घटित नहीं होती है ना, तो इसके अंदर वाले भाग में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है ना, यहाँ पे पी होगा, बताइए ही मुख्य फोकस, और ऐसे अगर हम लाइन गुजारेंगे तो यहाँ पे कहीं पे एफ होगा, यहाँ पे कहीं पे सी होगा, और इधर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट या अनंत मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी दर्पण के समांतर, अगर यहाँ पे कहें अवतल दर्पण के समांतर कोई भी किरण जाती है तो दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। जैसे कोई भी रे गई, अवतल दर्पण से टकराई, वो मुख्य फोकस से होकर निकल गई, है ना। जैसे यहाँ से कोई रे गई, कोई किरण गई, कोई प्रकाश पुंज गया, है ना, इस पे टकराया, स्ट्राइक हुआ और बाउंस बैक कर गया, एफ से होकर हुआ, मतलब कि मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो होता है लाइट को एक जगह इकट्ठा सा कर रहा है। जैसे यहाँ से रेज आ रही, यहाँ पे टकराती है और फोकस से गुजरती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिल रही है, मतलब कि लाइट को कहीं ना कहीं ये एक जगह लाने का काम कर रही है, कंजर्व करने का काम कर रही है, इसीलिए इसको कंजर्विंग मिरर भी कहते हैं, है ना, या इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, कंजर्विंग मिरर, है ना, या अभिसारी दर्पण, या अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा कर रहा है, एक पॉइंट पे ला रहा है। जैसे रेजर लाइट वगैरह होती है ना, जैसे हम उसको कहीं पे लाइट का
प्रकाश पुंज डालते हैं तो वो एक जगह पे लाइट इकट्ठा करती है ना, तो वो अभिसारी दर्पण का ही पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके भीतर वाले पार्ट पे, है ना, अंदर वाले पार्ट पर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होती है। अब इसमें जितनी घटनाएं घटित होंगी वो बाहर साइड में होंगी, है ना। इसका यहाँ पे कहीं पोल होगा, है ना, यहाँ पे पोल होगा। ठीक है, यहाँ पे पी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं एफ होगा, यहाँ पे सी होगा, और ऐसे और बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट या अनंत होगा, है ना। अब देखो, इधर से कोई प्रकाशी पुंज आएगा, आया, ये आया, इस पे टकराया, अब बाउंस बैक होकर ये इधर निकल जाएगा, है ना, ये ऊपर चला गया। ऐसे ही यहाँ पे कोई एक प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और इधर चली आई, है ना, इधर चली गई। लेकिन ये तो, अब हमने क्या बताया था, तो ये तो यहाँ पे ये दोनों रेस आके मिल रही थी, इधर तो ये कभी नहीं मिलेगी क्योंकि लगातार दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये लाइन ऐसे ऐसे डैश 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 करते करते यहाँ से फोकस से होकर निकल गई, और ऐसे ही ये डैश 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 करते हुए यहाँ से फोकस से होकर निकल गई, है ना। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे प्रकाश आया, टकराया और लौट गया, प्रकाश आया, टकराया और लौट गया, तो ये कहीं ना कहीं प्रकाश को डाइवर्स कर रहा है, बिखेर रहा है, बिखरने का काम कर रहा है ना। जैसे हेडलाइट वगैरह होती है गाड़ियों की, है ना, तो वो बिखेरना का काम करती है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब कि इसको अपसारी, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को बिखेरने का काम करता है ना। हमने जो एक जगह लाने का काम करे उसको अभिसारी दर्पण, और जो बिखेरने का काम करे उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं, 1 मिनट का वेट करेंगे, है ना। इसके बारे में हम देखेंगे, 4 नियम होते हैं, है ना, जो कि किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वस्तु अनंत पर होती है, सी और एफ के बीच में होती है, सी पर होती है ना, तो कहाँ पे बनता है, उसके लिए 4 नियम है, बहुत साधारण साधारण से नियम है। अगर उसमें से 2 नियम भी याद रह जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कभी गलत नहीं होती है ना। तो दर्पण के 4 नियम, क्या बोलेंगे, दर्पण के 4 नियम, 4 नियम, इसमें 2 याद रखना है, 4 नहीं याद रखना। ठीक है, 4 रूल्स ऑफ मिरर। ठीक है, जैसे पहला पहला हमने कहा, जैसे कोई मान लेते हैं अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका P है, ये F है, ये C है, और ये इधर कहीं इनफाइनाइट है ना। तो देखो, हमने इसमें पहला नियम क्या कहता है, या पहला जो नियम होता है दर्पण का, उसमें क्या होता है, अगर कोई किरण, है ना, दर्पण के समांतर आती है, दर्पण के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर निकलते हैं, है ना। अगर कोई किरण दर्पण के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, इसी का दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा नियम क्या है, जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है ना, जब आप लोग बनाए तो ज्यादा बेंड ना करें, हल्का सीधा सारा ही रखें, है ना, तो ठीक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे P होगा कहीं पे, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा, और इधर कहीं इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर देखो पहला नियम क्या था, अगर कोई किरण दर्पण के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा मतलब अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है और दर्पण से टकराती है, बाउंस बैक होती है, तो वो समांतर हो जाती है, तो वो समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, तीसरा समझेंगे, तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या होता है, जैसे कोई दर्पण है, कोई दर्पण है, ये पॉलिश कर दी, याद रखना पॉलिश हमेशा सिल्वर नाइट्रेट की करी जाती है ना। यहाँ पे ये लाइन खींच दी, यहाँ पे ये P हो गया, ये F मुख्य फोकस हो गया, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये यहाँ पे कहीं पे इधर अनंत होता है। ठीक है, अगर कोई किरण, अगर कोई किरण
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, ये इधर को गई तो ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर मुख्य वक्रता सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है ना, तो ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका चौथा और आखिरी नियम क्या कहता है? चौथा आखिरी नियम क्या कहता है? ठीक है, अगर कोई दर्पण है, अगर कोई दर्पण है, बाहर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, कुछ भी कहें, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है और इधर कहीं अनंत होता है, सॉरी इधर कहीं अनंत होता है। ठीक है, अगर कोई किरण सीधे पोल पर टकराती है, सीधे पोल पर टकराती है, तो वो सीधे पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। तो यहाँ पे दो एंगल बन जाते हैं, θ1 और θ2, और ये θ1 और θ2 आपस में हमेशा बराबर होते हैं, है ना। हमने कहा इसमें सिर्फ दो नियम याद रखने, पहला और दूसरा। अगर कोई किरण दर्पण के समांतर होती है तो फोकस से होकर जाती है, इसके उल्टा दूसरा, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वो समांतर हो जाती है। ठीक है, अब आगे जानेंगे। ठीक है, कर लो। ठीक है, अब आगे जानेंगे। अब बताओ आगे पढ़ाई, आगे देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, देखो नीचे फटाफट समझाएंगे जल्दी, है ना। पहले जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक सरफेस है ना, स्मूथ चिकनी सरफेस है, इसके नीचे वाले भाग में सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग परत जो भी है चढ़ी है। ठीक है, जब कोई आपतित किरण सरफेस पे गिरती है, किसी पॉलिश मतलब कि चिकनी सरफेस पे गिरती है ना, तो वो सरफेस से टकराती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जैसे ये कोई किरण आई थी, टकराई और उसी मार्ग में वापस लौट गई, है ना। जो किरण आई थी उसको आपतित किरण कहते हैं, जो किरण आई है उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण कहेंगे, मतलब कि इंसिडेंट रे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के गई है उसको परावर्तित किरण कहेंगे, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। और जहां पे टकराती है उसके ऊपर, है ना, सीधा लॉन्गिट्यूडनल एक हम अभिलंब खींच देते हैं, जैसे इसके ऊपर अभिलंब खींचेंगे, ये हमने क्या डाल दिया? नॉर्मल या अभिलंब डाल दिया है। यहाँ पे हमने अभिलंब या इसी को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, जब कोई किरण किसी पॉलिश सरफेस पे टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम का मतलब क्या है? जैसे ये प्लेन मिरर है, सॉरी ये एक मिरर है, इसके ऊपर एक माध्यम है, एक मीडियम है, इसके नीचे एक मीडियम है ना। तो मतलब देखो नीचे तो कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो भी घटनाएं हो रही है सेम एक ही माध्यम में हो रही है ना। तो इसके नियम लिखेंगे, इसके दो नियम है, बहुत आसान देख लेंगे जल्दी जल्दी। नियम किसके? प्रकाश के परावर्तन का, है ना। पहला नियम क्या होता है? ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है यहाँ पे, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है ना, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, है ना, जिसको हम एंगल आई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। यहीं पे लिख देते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल लिख देंगे, है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल आर कहते हैं, जिसको हम परावर्तन कोण भी कहते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं, है ना। अब नियम देखेंगे। पहला नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। तो नियम क्या लिखेंगे? ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन है? जो अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना है, और परावर्तन कोण कौन है? जो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बना है।
है ना, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल आई मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात पहला नियम, ठीक है। तो इसका दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ही ना, है ना। तो लिख सकते हैं आपतित किरण, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव सेम प्लेन में होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। तल को प्लेन कहते हैं, है ना, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम देखो यहाँ पे जान लेंगे कि देखो ये बात तो समझ आ ही गई होगी इसमें कि दो नियम होते हैं, बहुत आसान आसान नियम, ठीक है। एक होता है कि इमेज कब बनती है। इमेज बनने के लिए सिर्फ 3 कंडीशन होती है। कंडीशन तो वैसे बहुत कुछ होती है, लेकिन हम मुख्यतः 3 बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। पहला, इमेज बनने की पहली शर्त यह होती है कि जब इमेज बनेगी, है ना, तो कम से कम 2 किरणों का मिलना जरूरी है। कम से कम 2 किरणें जरूर मिले, तब जाके कोई इमेज फॉर्म होगी। अगर वो किरणें असली में मिलेंगी, रियल में बनेंगी, मिलेंगी, तो रियल इमेज मतलब कि वास्तविक इमेज बनेगी। अगर वो जैसे हमने खिसका के पीछे बनाया था उत्तल दर्पण में, है ना, तो ऐसे बनेंगी, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, आभासी छवि बनेगी। अब अगले वीडियो में बताएंगे, पूरी जानकारी परावर्तन अपवर्तन के बारे में देंगे, और इन सब बिंदुओं के बारे में फिर बात आएगी तो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।